और जानेंगे वायदा बाजार की धड़कनें। वीरू, आज पूरी फौज आ गई मतलब हमारी। हाँ छोटा सा ट्रेलर है हमारी फौज का। फौज तो बहुत बड़ी है हमारी। वीरू, पल्स क्या है? पल्स कमज़ोर है आशीष, और हर तरफ पेन था, और मतलब ढूंढने पे भी अगर आप देखें इक्का दुक्का हरे निशान भी मिलना मुश्किल था कल। पेन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। किसी भी सेक्टर ने डिसाइसिवली कोई भी लॉन्ग साइड पे ओपन इंटरेस्ट नहीं गेन किया। सिर्फ दो भागों में बाजार बाइसेक्ट था, शॉर्टिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। शॉर्टिंग अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, सीमेंट में, मेटल्स में, और कैपिटल गुड्स, ऑयल गैस, टेक्सटाइल, रियलिटी, इनमें भी काफ़ी एड शॉर्ट हुए। और बैंकिंग, ऑटो, न्यू एज, सब में, फाइनेंस में भी अगर आप देखें शॉर्ट एड हुए। और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी सीमेंट में और मेटल्स में। अब सीमेंट और मेटल्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग क्यों? क्योंकि पिछले लास्ट हफ्ते सीमेंट ने थोड़ा बहुत स्विंग दिया था, लेकिन मेटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मेटल्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग, सारे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट होते हुए नजर आए। शॉर्टिंग कहाँ कहाँ पे थी, किन किन स्टॉक्स में? टीटागढ़, डिक्सन ने कल मई 2023 के बाद पहली बार 200 डे मार्क नीचे क्लोज दिया। बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में, सीडीएसएल, सीजी पावर, आईआरएफसी, कल्याण, बीएससी, एचएफसीएल, ओएनजीसी, ट्रेंड इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे। इंडसइंड बैंक में कल काफी शॉर्ट डेवलप हुआ। आरती इंडस्ट्रीज इन केमिकल बास्केट, मिड कैप आईटी में अगेन केपीआईटी और नौकरी इन्फो एच, इनमें काफी शॉर्टिंग हुई। और लॉन्ग अनवाइंडिंग इंडसइंड बैंक में एलटीटीएस, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। दो ही भाग में आशीष कल बाजार बटा हुआ था। लॉन्ग अनवाइंडिंग या तो प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे थे या फिर शॉर्टिंग हो रही थी। आशीष, यह है वायदा का हाल। कल भी पेन था, वीरू हाईलाइट करते हुए। खैर, आज का स्टॉक जो सबके रडार पे, कल शाम से जब से अपडेट्स आए, यतिन से रिक्वेस्ट करी थी, समझाई भाई, जब इंडसइंड बैंक पे अपडेट आया कि डेरिवेटिव्स का मामला है, कुछ गड़बड़ कर दी है और उसमें नेटवर्थ का इतना इम्पैक्ट है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ऐसे मामलों पे थोड़ा सा और कलर चाहिए होता है कि ये है क्या मामला, आसान शब्दों में। यतिन, गुड मॉर्निंग। क्या पिक किया ये इंडसइंड बैंक का कल का डिस्क्लोजर है क्या? मामला पूरा समझाइए। बिल्कुल, तो देखिए आशीष, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इंडसइंड बैंक के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सीईओ का टेन्योर था उसको लेके भी विवाद था। 3 साल के एक्सटेंशन की बदले आरबीआई ने 1 ही साल का एक्सटेंशन दिया। उसके बाद स्टॉक ने येस्टरडे रिएक्शन दिया, लेकिन येस्टरडे पोस्ट मार्केट आवर्स इंडसइंड बैंक ने एक काफ़ी अहम डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंजेस को दिया, जिसके अंदर कंपनी की जो डेरिवेटिव पोजीशंस थी फॉरेन एक्सचेंज पे, येन स्वॉप्स और डॉलर स्वॉप्स, इसको लेके एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ऐसा है कि कंपनी जो डेरिवेटिव एक्सपोजर और स्वॉप पोजीशन लेती है, उसका मार्क टू मार्केट जो लॉस होता है उसको पिछले कई क्वार्टर से दिखाया नहीं जा रहा था। कहीं ना कहीं ये डिस्क्लोजर लैप्स कंपनी की तरफ से होता हुआ आपको नज़र पड़ा है, जिसका कंपनी का कहना है कि वो उन्हें इंडिपेंडेंट रिव्यू करेंगे और 31 मार्च के पहले पहले जो भी लॉसेज हुए हैं उसको इंडिपेंडेंट एजेंसी रिव्यू करेगी। लेकिन कंपनी के डिस्क्लोजर्स के हिसाब से लगभग 2.35 यानी लगभग 2.5% का इम्पैक्ट आपको इनके नेटवर्थ पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज पे इन्होंने डेरिवेटिव पोजीशन ली थी उस पे करीब करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान बैंक को होता हुआ नजर पड़ा है। इसका मतलब ये है दो चीज़, एक तो ये नुकसान जो है ये क्वार्टर में यानी Q4 में बुक हो सकता है, दूसरा कि ये जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं इस पे भी एक पर्दा डालता है, क्योंकि कंपनी जो है डॉलर और येन में बोरो करती थी और यहाँ मार्केट में वो लोन मुहैया कराती थी। लोगों को लगता था कि इनका कॉस्ट ऑफ फंड काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण एनआईएम्स बढ़ के आते थे। इनफैक्ट कंपनी का एनालिस्ट कॉल में ये भी कहना है कि ये जो कंपनी की पॉलिसी है, इसका जो पार्शियल प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं नेट इंटरेस्ट इनकम में और अदर इनकम में बुक किया गया। तो एक तो आपने प्रॉफिट इन्फ्लेट किए, आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स को कम बताया, और अब ये 1500 करोड़ फिर से एक बार आपको हॉन्ट करने आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो ऐसे भी निराश हैं, आगे जाके सीईओ के टेन्योर पे इसका असर पड़ सकता है आरबीआई की स्ट्रिंजेंट पॉलिसी के हिसाब से। और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अगर आप देखें तो 1500 करोड़ का नहीं है, कंपनी के लैप्सिस का है। डेरिवेटिव्स के लॉस ऐसे देखने जाएं तो छुपाए गए थे, जिसका अभी डिस्क्लोजर हो रहा है, और इसका नेटवर्थ पे एक बड़ा इंपैक्ट आपको होता हुआ नजर पड़ेगा। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। इसीलिए क्रेडिबिलिटी का भी बड़ा इशू है। तो सिर्फ वो पीएनएल से कितने लॉसेस पर्कुलेट होके आएंगे वो अलग जगह, पर साख पे असर पड़ेगा। इस पे काम करते हैं, एक बार गाबा सर से भी लेते हैं। बिल्कुल पूछना चाहिए। पोर्टफोलियो में भी है। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। अब ऐसी चीज़ हो रही है, आप थोड़ा दिक्कत आपको लग रही है, अब आप
कहेंगे कि बस अब मैं बेच दूंगा पोर्टफोलियो से भी? कॉन्फिडेंस डिटर, आपका एक्विजिशन प्राइस बहुत मिनिस्क्यूल था वो अपनी जगह, लेकिन कॉन्फिडेंस हिल रहा है क्या आपका भी अब? देखिए, कॉन्फिडेंस मेरा नहीं हिल रहा है, लेकिन टेक्निकली वीक है। आई थिंक 2-3 दिन पहले मुझे कहा था कि 800 भी पॉसिबल है। अब मुझे लगता है 800 भी ब्रीच हो सकता है। वेरी गुड चांस। हमने कोविड के समय इसका 400 भी देखा था, फिर बाउंस बैक भी वहां से 1800 मिला। तो ये बेसिकली एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। इट मे टेक सम टाइम, हो सकता है वक्त लगे, क्योंकि मेरी कॉस्ट 0 से कम है, इसलिए मैं इसको होल्ड करूंगा। अदरवाइज यस, यहाँ पर लेने लायक नहीं है, रुकना चाहिए। नीचे और भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। 600 पॉसिबल है, लेकिन मेरा फर्स्ट टारगेट 800 फिर फ्रेश व्यू लेंगे। लेकिन यस, इंडसइंड बैंक इज वीक। भरोसा शेख नहीं होता गावत हर का, 1500 पे नहीं निकालने का अफसोस भी नहीं होता। सही है, लेकिन आज पेन में रहेगा ये स्टॉक। नहीं आशीष, देखो एक पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक पॉइंट हमको ये देखना चाहिए कि ये 1500 करोड़ रुपए के लॉस तो आएंगे ही, ठीक है। अगर असेसमेंट ज्यादा हुआ तो ज्यादा ही आएगा, इससे कम तो नहीं आएगा। दूसरा, यस्टरडे मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि एमएफआई का पीक पेन जो है मार्च क्वार्टर ऑनवर्ड्स मतलब कम होता जाएगा, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा। उन्होंने कहा कर्नाटका का पोर्टफोलियो अभी भी सरदर्द है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अर्निंग्स सुधर जाएंगी, नया सीईओ आ जाएगा। मतलब मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन मार्क है आरबीआई का, आपकी एमएफआई बुक पे क्वेश्चन मार्क है, और अब आपकी जो डिस्क्लोजर पॉलिसी है, डेरिवेटिव लॉसेज जो ऑप्टिकली आपको दिख रहे थे कि नहीं होंगे, अब हुए हैं, आगे जाके मतलब कितने लॉस आएंगे। मुझे लगता है ये 3 से 4 क्वार्टर तक कंपनी के अर्निंग्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। 12 महीने का पूरा वेट टाइम होगा, उसके बाद भी कैन में कितने वर्म्स है आपको पता नहीं है। ओहो, कुछ ब्रोकरेज के लिए बचा तो है नहीं श्रेया, लेकिन फिर भी टारगेट्स क्या हैं? बिल्कुल सर, अब बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस हो चुका है ये पूरा काउंटर, लेकिन ब्रोकरेजेस थोड़े मिक्स नज़र आ रहे हैं। आप देखिए, एक के बाद एक मैं स्क्रीन पे रखती हूँ। एमके ने डाउनग्रेड कर दिया है इसको, 22 से ऐड की कॉल दे दी है, और टारगेट प्राइस देखिए तो 1125 का रखा था, उसको कट करके 875 का कर दिया है। वहीं आप देखिए मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की कॉल दी है, 900 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। यूबीएस ने सेल की कॉल दी है, टारगेट प्राइस यहाँ पे भी कट किया है उन्होंने। 850 का टारगेट प्राइस पहले था, उसको कट करके 770 का रख दिया है। लेकिन दो ब्रोकरेजेस थोड़े बुलिश नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए जेफरीज ने बाय की कॉल दी है, और टारगेट प्राइस हालांकि थोड़ा सा कट गया है, 1080 का टारगेट प्राइस था पहले, उसको कट करके 1040 का रख दिया है। मैक्वेरी भी यहाँ पे बुलिश है, आउट परफॉर्म की कॉल आई है सरप्राइजिंगली, और 1210 का टारगेट प्राइस रखा है। अब खबर बहुत अच्छे से डिस्कस कर दी गई है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने जो एक बात की, अगर आप 3 महीने के पन्ने पलटेंगे तो सीएफओ ने रिजाइन किया, सीईओ के जो एक्सटेंशन था वो एक्सपेक्टेशन से बहुत काफ़ी कम था, अब डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में लॉस, तो ये घटनाक्रम इस पूरे पर्टिकुलर काउंटर को ही वीक बना रही है। और जैसे यतिन जी भी मेंशन कर रहे थे, अर्निंग्स पे असर पड़ता देखिएगा। यूबीएस ने भी ये बात अंडरलाइन की कि आने वाले क्वार्टर्स में अर्निंग्स पर असर देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। और ऊपर से वो अनसर्टेनिटी, पता नहीं एक्सटर्नल रिपोर्ट क्या आ रही होगी, ये सिर्फ कितना इम्पैक्ट है। और यतिन जैसे कह रहे हैं फाइनेंशियल्स पे भी क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा जो अब तक रिपोर्ट हो रहे थे। ये तो दिक्कत वाला मामला है। थोड़ा सा इंडसइंड बैंक पे वो रडार पे रखिएगा। 2 दिग्गज सरकारी कंपनीज रडार पे रहेंगी, कंचन बताएंगी। एनटीपीसी और बीईएल दोनों को लेकर खबरें। कंचन क्या अपडेट? जी, शुरुआत करते हैं एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन के साथ। बेसिकली 96,000 करोड़ के मल्टीपल अग्रीमेंट कंपनी ने साइन किए हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ। इसके अंदर न्यूक्लियर, पंप हाइड्रो, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पे काम होगा। इसके साथ ही साथ कंपनी जो है छत्तीसगढ़ में 4200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाएगी, और इसके अलावा 1200 मेगावाट का हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट पे कंपनी काम कर रही है। अब बात कर लेते हैं बीएल की। यहाँ पे कंपनी को 843 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। यानी कि अगर हम देखें फिस्कल ईयर 25 की इनकी ऑर्डर बुक, तो वो अब कुल मिला के हो गई है 14,567 करोड़ की। इस ऑर्डर के अंदर बेसिकली आरएफ सीकर्स, रडार अपग्रेडेशन, वेसल, एयर ट्रैफिक सिस्टम शामिल है। ओके, अभी तो इसने घोषणा करी थी 500 करोड़ के ऑर्डर्स की, उसके बाद कह रहे हैं उस पीरियड से आपके बीच में और 800 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बैक कर लिए हमने। बीएल पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है। श्रेया, क्या अपडेट्स है? बिल्कुल सर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है बीएल पे, उन्होंने ओवरवेट की कॉल दी है, टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 364 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 33% का अपसाइड पोटेंशियल बीईएल में मॉर्गन स्टैनली को नजर आ रहा है।
क्या फैक्टर है इसके पीछे? तो जैसे कंचन मेंशन कर रही थी, ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है इस पर्टिकुलर काउंटर की, और 8.43 बिलियन का ऑर्डर मिला है। इनमें शामिल है RF सीकर्स, वेसल, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक रिपेयर फैसिलिटी। और इनफैक्ट आपको याद होगा जब पिछले वीक में ब्रोकरेज रिपोर्ट बता रही थी तो BEL पे ही रिपोर्ट थी, और उनका मानना था कि सरकार जिस तरीके से डिफेंस पर कैपेक्स बढ़ाएगी, सबसे ज़्यादा जिस काउंटर को फायदा होता दिखेगा वो BEL ही है। तो BEL फिलहाल रडार पर। ओके, BEL रडार पर रहेगा। गौरांग जी, डिफेंस स्टॉक्स आपकी क्या राय रहेगी इसमें, और